हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपसे बात करता हूं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा राजस्थान में मुख्यमंत्री या राजस्थान में मुख्यमंत्री जो टॉपिक है, राजस्थान में मुख्यमंत्री। देखो, मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री को जानने से पहले हमें मुख्यमंत्री पद के बारे में जानना होगा। देखो, हम जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का संचालन है। संसदीय शासन व्यवस्था के माध्यम से शासन प्रणाली को सुनिश्चित किया जाता है। इस संसदीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय स्तर पर अगर आपसे बात की जाए संवैधानिक सर्वोच्च संवैधानिक मुखिया, तो केंद्रीय स्तर पर जो संवैधानिक मुखिया होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। संसदीय शासन व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूं तो संसदीय शासन प्रणाली में केंद्र स्तर पर जो संवैधानिक मुखिया होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और केंद्र स्तर पर या संघ स्तर पर जो वास्तविक मुखिया होता है, वास्तविक मुखिया, वो होता है कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो संघीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर जो संवैधानिक मुखिया है वो तो है राष्ट्रपति, और वास्तविक मतलब वास्तविक शक्तियों का उपयोग कौन करता है? वो प्रधानमंत्री करता है। ऐसे ही राज्य स्तर की हम बात करते हैं तो राज्य स्तर पर संवैधानिक जो मुखिया है वो राज्यपाल होता है। संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है भाई। और वास्तविक मुखिया की बात की जाए राज्य स्तर पर तो वास्तविक जो मुखिया होता है वो होता है मुख्यमंत्री। हम ये कहें कि भाई नाम मात्र की शक्तियां तो रहती हैं किसके पास? राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास, और वास्तविक शक्तियां रहती हैं किसके पास? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास। तो यही हमारा देखो टॉपिक है राजस्थान में मुख्यमंत्री। तो देखो, हाँ, तो देखिए नेक्स्ट मैं आपसे मुख्यमंत्री पद के बारे में और डिस्कस करता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री पद जो है संविधान के आर्टिकल 164, संविधान के आर्टिकल 164 की बात करता हूं। हाँ, देखिए सबसे पहले आर्टिकल 164 जो है वो कहता है कि भाई राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता है, विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता है उसको राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के रूप में क्या करेगा? नियुक्त करेगा। हम कह सकते हैं विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। ठीक है भी। तो मुख्यमंत्री जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी करता है? जो विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता है। जैसे मान लो चुनाव होने के बावजूद जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आती हैं वो पार्टी अपने बहुमत दल का नेता नियुक्त करती है, और वो बहुमत दल का नेता जो है उसको राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के लिए क्या करता है, या मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अब देखो, यहां एक समस्या है हमारे सामने। मान लीजिएगा विधानसभा चुनाव हुए और उस चुनाव में, जैसे अभी हम बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ, यूपी चुनाव की बात कर रहा हूं, इसके नेतृत्व में बीजेपी पार्टी की विजय हुई। ठीक है, बीजेपी पार्टी ने बहुमत दल का नेता योगी आदित्यनाथ को चुना, और योगी आदित्यनाथ जो है वो क्या बन गए? यूपी के सीएम बन गए। अब देखिए, मान लीजिएगा कि योगी आदित्यनाथ जो है वो चुनाव हार जाते हैं, विधानसभा के सदस्य नहीं रहते हैं, और अब अगर इसको मुख्यमंत्री बनाना है तो क्या ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन देखो, कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। हारने के बावजूद भी ये मुख्यमंत्री बन सकते थे। कितने दिन के लिए? 6 माह के लिए। ठीक है। लेकिन इन 6 माह में इसको या तो विधानसभा या विधान परिषद अगर है तो, क्योंकि हम जानते हैं भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद भी मौजूद है,
किसी न किसी सदन की क्या लेनी होती है, सदस्यता लेनी होती है। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। यूपी में अभी डिप्टी सीएम बने हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य जो है अपना चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बावजूद भी क्या बन गए, यूपी के डिप्टी सीएम बन गए। क्यों बन गए? 6 माह तक तो ये बने रह सकते हैं। अगर 6 माह में इसने विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन की अगर सदस्यता नहीं ली है तो इसकी जो सदस्यता है या इसका जो पद है या इसकी जो नियुक्ति है स्वतः क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। समझ में आया भाई? इसका मतलब क्या है कि हारने के बावजूद भी सीएम पीएम बना जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसको मैक्सिमम अधिकतम 6 माह में विधानसभा या विधान परिषद में से किसी न किसी सदन की क्या लेनी होगी, सदस्यता लेनी होगी। दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता उसे 6 माह से पहले लेनी होती है। ठीक है भाई? तो ये आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल विधानसभाओं में बहुमत दल के नेता को क्या बनाएगा, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। और वो अगर मान लो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसके बावजूद भी किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा, बशर्ते कि वो आने वाले 6 माह में क्या कर ले, किसी भी सदन की क्या ग्रहण कर ले, सदस्यता ग्रहण कर। नेक्स्ट है योग्यताएं। भाई मुख्यमंत्री पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, आयु जो है मिनिमम कितना, 25 ईयर, कितने वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष। ठीक है भाई? उसके बाद हम बात करते हैं विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, इनमें से किसी भी सदन का वो सदस्य होना चाहिए। और अगर मैंने कहा कि सदस्य नहीं भी है तो कितने समय तक, 6 माह तक तो बना रह सकता है, लेकिन 6 माह पश्चात वो स्वतः क्या हो जाएगा, पद से नियुक्त, स्वतः उसका पद समाप्त हो जाएगा, या हम कहें कि उससे पद मुक्ति हो जाएगी। ठीक है? इसलिए इसको कम से कम 6 माह में किसी न किसी सदन की क्या लेनी होगी, सदस्यता लेनी होगी। ठीक है भाई? उसके बाद देखो शपथ की बात करते हैं। मुख्यमंत्री की जो शपथ है राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा दिलाई जाती है, राज्यपाल द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है भाई? शपथ जो है राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, पद की शपथ दिलाई जाती है और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है भाई? तो देखो योग्यताएं, भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है? और विधानमंडल मतलब विधानसभा या विधान परिषद में किसी भी एक सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। उसके बाद देखो त्याग पत्र की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जो है लिखित त्याग पत्र राज्यपाल को दे सकता है। और जैसे ही ये त्याग पत्र देता है संपूर्ण मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। ठीक है भाई? त्यागपत्र देना है तो राज्यपाल को देगा, और जैसे ये त्यागपत्र देगा तो पूरी की पूरी इसकी जो मंत्रिपरिषद है सारी की सारी क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। तो ये इसकी किसकी बात हुई, त्यागपत्र की बात। उसके बाद देखो आगे बात करता हूं कार्यकाल। देखो सामान्यतः कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। वैसे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बना रहता है। मतलब क्या है, राज्यपाल जब चाहे तब इसको क्या कर सकता है, पद से हटा सकता है। जैसे राज्यपाल की एक शक्ति हम पढ़ते हैं कि राज्यपाल को अगर ऐसा लगता है कि संवैधानिक तौर पर शासन नहीं चलाया जा रहा है, संवैधानिक तौर पर शासन का संचालन नहीं हो रहा है, शासन का संचालन नहीं होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या सिफारिश कर सकता है। ठीक है? होने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश
राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। ठीक है भाई, तो ऐसा निश्चित नहीं होता, सामान्यतः से 5 वर्ष का होता है, लेकिन फिर भी राज्यपाल की कृपा पर डिपेंड है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर क्या रहता है, बना रहता है। ठीक है भाई, तो देखो मैंने आपसे योग्यताओं की बात की। सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता में भारतीय नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, विधानमंडल मतलब विधान परिषद और विधानसभा में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शपथ की बात की, राज्यपाल द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ इसको दिलाई जाती है। त्यागपत्र भी ये राज्यपाल को ही देगा, जैसे ही त्यागपत्र देगा संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। उसके बाद देखो सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन फिर भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये काम करता रहता है। संवैधानिक तौर पर अगर शासन व्यवस्था विफल हो जाती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो कार्य की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां। मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर फर्स्ट, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कौन कौन सी शक्तियां हैं। देखो मंत्रिपरिषद क्या है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है भाई, ये जो मंत्री हैं इनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, मंत्रिपरिषद बोला जाता है। और इस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो होता है मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कौन कौन से कार्य हैं, देखो सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है। नंबर 1 में बात करूं यहां, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है। मतलब मंत्रिपरिषद का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है, नंबर 2 हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री के परामर्श पर। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक है भाई, तो मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वो राज्यपाल करता है। किसके परामर्श से करता है, मुख्यमंत्री जिसको कहता है उसको ये मंत्री बना देता है। जिसको मंत्री भी देखो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। प्रॉपर जो विभाग वाले मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, उनका सहयोग करने के लिए उसी डिपार्टमेंट का एडिशनल काम संभालने के लिए राज्य मंत्री होता है, और इनका सहयोग करने के लिए कौन से मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, और मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के सलाह से राज्यपाल मंत्रिपरिषद का क्या करता है, गठन करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी मंत्री से मतभेद होने की स्थिति में मुख्यमंत्री उनसे त्यागपत्र मांग सकता है। मतलब ये है कि भाई कोई भी मुख्यमंत्री है और उसके मंत्री किसी मंत्री से ट्यूनिंग ठीक नहीं है, या मंत्री अपनी मर्जी कर रहा है, तो मुख्यमंत्री जो है उसको मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, त्यागपत्र देने की मांग कर सकता है। अगर वो मान लो नहीं दे तो फिर राज्यपाल से कहेगा कि इसको क्या कर दो, बर्खास्त कर दो। ठीक है, इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में या त्यागपत्र नहीं देने पर उसे राज्यपाल से बर्खास्त करवा सकता है। ठीक है भाई, ये भी मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री के पास शक्ति है। उसके बाद नंबर 4, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता। मंत्रिपरिषद की
बैठकों की अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करना, बैठकों की कार्य योजना, बैठकों की कार्य योजना, समय स्थान का निर्धारण करना, नेक्स्ट मंत्रियों के कार्यों का नियंत्रण, निर्देशन एवं मार्गदर्शन करना, और मंत्रिपरिषद को भंग करना। अभी देखो मैंने बताया था अगर मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा दे देगा तो मंत्रिपरिषद अपना आप ही क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। ठीक है भाई, तो देखो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री के पास ये शक्तियां होती हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, राज्यपाल के परामर्श से मंत्रिपरिषद का गठन करता है, किसी मंत्री से मतभेद होने पर उससे त्यागपत्र ले सकता है, अगर त्यागपत्र नहीं देता है तो उसको राज्यपाल के माध्यम से क्या करवा सकता है, बर्खास्त करवा सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है, बैठकों की कार्ययोजना में भाग लेता है, समय स्थान निर्धारण करता है, मंत्री के कार्यों का नियंत्रण, मंत्रियों के कार्यों का निर्देशन और मंत्रियों के कार्यों का क्या मार्गदर्शन करता है। और अगर स्वयं त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है, स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री के क्या हुए, कार्य हुए। ठीक है, देखिए उसके बाद नंबर सेकंड हम बात करते हैं आपसे राज्यपाल के संदर्भ में। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में शक्तियां कार्य देख लिए, अब राज्यपाल के संदर्भ में देखते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में देखो राज्यपाल के संदर्भ में कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहले तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद दोनों के मध्य, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल दोनों के मध्य किसका काम करता है, कड़ी का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है मुख्यमंत्री, तो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य कड़ी का कार्य करता है कौन, मुख्यमंत्री। देखो इसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 167, आर्टिकल 167 में राज्यपाल के प्रति जो कर्तव्य है मुख्यमंत्री के, उनका जिक्र किया गया है। कौन कौन से कर्तव्य हैं, देखो मुख्यमंत्री क्या करेगा, राज्य सरकार के प्रशासन एवं विधायन से संबंधित सूचनाओं को राज्यपाल को देना, ये कर्तव्य है मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति। ठीक है भाई, राज्य सरकार के प्रशासन से संबंधित और विधान से संबंधित कोई भी सूचना है वो किसको देनी होगी, राज्यपाल को देनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन एवं विधान से संबंधित सूचनाएं मांगे जाने पर उपलब्ध कराना। कोई भी सूचना मांगी जाए, उस सूचना को मांगने पर वो सूचना राज्यपाल को क्या कराई जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी, ये कर्तव्य है। नेक्स्ट है किसी विषय पर केवल मंत्री ने विचार रखा है, केवल मंत्री ने विचार किया है तो राज्यपाल सीएम को इस विषय पर विचार करने हेतु संपूर्ण मंत्रिपरिषद
के समक्ष इसे रखने को कहेगा। ठीक है भाई। इसके अलावा महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सलाह, राज्यपाल को सलाह देना। कौन कौन से पद हैं, जैसे आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष वगैरह, इसकी सलाह जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर ही इनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसके अलावा महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता, इनकी नियुक्ति भी आरपीएससी की मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखो अगला कार्य मैं बात करता हूं आपसे। मुख्यमंत्री का अगला जो कार्य है, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में कौन कौन से कार्य हैं उनकी बात करता हूं। नेक्स्ट है राज्य विधान, नंबर 3 हम बात कर रहे हैं राज्य विधानमंडल के संबंध में। देखो राज्य विधानमंडल के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या है, विधानमंडल का सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को सलाह देना। तो देखो मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को सलाह देता है विधानमंडल को क्या करने के लिए, विधानमंडल के सत्र को बुलाने के लिए। तो विधानसभा या विधान परिषद के सत्र को बुलाने के लिए मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को क्या देता है, सलाह देता है। मतलब मुख्यमंत्री जब चाहे जब विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, और बुलाने का जो सलाह देगा या बुलाने का जो कार्य देगा, या हम कहें कि बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्यपाल की होती है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से विधानमंडल का सत्र बुला सकता है। ठीक है। इसके अलावा वह राज्य विधानसभा को भंग करने की सलाह देता है। अगर मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि भाई राज्य विधानसभा को भंग कर देना चाहिए, तो राज्य विधानसभा को भंग करने का कार्य भी किसका है, राज्यपाल का है। तो इसकी सलाह किसको देता है, राज्यपाल को देता है कि आप राज्य विधानसभा को क्या कर दीजिएगा, भंग कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद सदन के पटल पर राज्य सरकार की नीतियों, राज्य सरकार की नीतियों को रखता है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री के राज्य विधानमंडल के तौर पर ये कुछ कार्य हैं। मैंने कहा कि विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को सलाह दे सकता है, विधानसभा को भंग करने की सलाह राज्यपाल को दे सकता है, और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनको कहां रखवाता है, सदन के पटल पर रखवाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा कुछ अन्य भूमिकाएं, अन्य कार्य और मैं आपसे बात करूं, अन्य कार्यों में सबसे पहले हम बात करते हैं तो राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद, आर्थिक सलाहकार परिषद, या इसी को बोलते हैं राज्य आयोजना मंडल, आयोजना मंडल का अध्यक्ष होता है। तो मुख्यमंत्री जो है राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद जो है, या पहले इसका नाम क्या था, राज्य आयोजना मंडल था, वर्तमान में नाम क्या है, आर्थिक सलाहकार परिषद। इसका क्या होता है, ये मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। ठीक है भाई। उसके बाद नंबर 2 हम बात करते हैं क्षेत्रीय परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों का क्रमवार उपाध्यक्ष होता है। देखो सेंट्रल लेवल पर जो परिषद होती हैं, उन क्षेत्रीय परिषदों में जो भी स्टेट शामिल होते हैं,
ठीक है, उन स्टेट्स में जो अध्यक्ष बनता है वो तो भारतीय प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो उपाध्यक्ष होता है वो उन राज्यों के क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो उपाध्यक्ष के तौर पर बदल बदल कर क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष जो है क्रमवार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, क्रमवार उपाध्यक्ष का मतलब जो भी स्टेट उस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है उस स्टेट के मुख्यमंत्री क्रमवार क्या बनते रहते हैं, उपाध्यक्ष बनते रहते हैं। तो क्रमवार उपाध्यक्ष होता है कौन, मुख्यमंत्री। उस थर्ड अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद और नीति आयोग की शासी परिषद में राज्य का नेतृत्व करता है। ठीक है भाई, अगला है राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा का राजनीतिक मुखिया होता है। ठीक है भाई, तो देखो आर्थिक सलाहकार परिषद का तो अध्यक्ष होता है और जो क्षेत्रीय परिषद है उनका क्रमवार क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। इसके अलावा अंतर्राज्य परिषद और नीति आयोग की जो शासी परिषद है उसमें अपने अपने राज्य का क्या करता है, मुख्यमंत्री नेतृत्व करता है। राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है और राज्य लोक सेवा का राजनीतिक मुखिया होता है। लोगों को सेवाएं प्रदान करने की समस्त जिम्मेदारी जो है, शिकायतों को सुनना, सेवाएं प्रदान करने की समस्त जिम्मेदारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से किसकी होती है, मुख्यमंत्री की होती है। तो इस प्रकार से देखो हमने मुख्यमंत्री का पद और उसके कर्तव्यों की, उसकी शक्तियों की हमने यहां आपसे बात की है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं राजस्थान के आजादी से लेकर के अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनके बारे में एक करके आपसे डिस्कशन करता हूं। हाँ देखिए, उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में आपसे बात करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री हुए हीरालाल शास्त्री। आपको ध्यान होगा राजस्थान के एकीकरण जब चल रहा था, उस एकीकरण में हम राजस्थान के एकीकरण का जब चौथा चरण पढ़ते हैं, व्रत राजस्थान का निर्माण, तो व्रत राजस्थान के निर्माण में जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे 30 मार्च 1949 को, वो बनाए गए थे कौन, हीरालाल शास्त्री। उसके कुछ दिन बाद 30 मार्च के बाद देखो 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए, मनोनीत किए गए कौन, हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये कैसे हैं, मनोनीत हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इस समय कोई आम चुनाव नहीं हुआ था, ये इस समय केवल मनोनयन के आधार पर मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। किसको, हीरालाल शास्त्री। कब, 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने और कब तक रहे, 5 जनवरी 1951 तक रहे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत रहे। हालांकि देखो इस समय मुख्यमंत्री का पद नहीं था, प्रधानमंत्री का पद था। मुख्यमंत्री का पद जो जनरेट हुआ, मतलब प्रधानमंत्री का पद को मुख्यमंत्री के पद में जो कन्वर्ट किया गया, वो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद। ठीक है, उसके बाद हीरालाल शास्त्री के बाद दूसरे मुख्यमंत्री बने CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी जो है एक ICS अधिकारी थे। इसको केंद्र सरकार ने सीधा राजस्थान का क्या नियुक्त कर दिया, क्या मनोनीत किया, मुख्यमंत्री। तो ये भी देखो राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है भाई, केंद्र सरकार द्वारा सीधी इसकी नियुक्ति की गई। एक सिविल सर्विसेज के एक अधिकारी थे, ICS अधिकारी थे। ठीक है, और केंद्र सरकार द्वारा सीधा इसे राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। 5 जनवरी 1951 और 51 से लेकर के 26/4/1951 तक ये राजस्थान के क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद नंबर 3 हम बात करते हैं जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जो है प्रथम आम चुनाव हुए 1952 में। ठीक है, हालांकि उससे पहले 1951 ईस्वी में ही ये क्या बन चुके थे, मुख्यमंत्री बन गए थे। तो मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शुरुआत की अपने कैरियर की। अगर मैं शुरुआत की बात करता हूं तो मनोनीत मुख्यमंत्री ये बने, कब बने, 1951 में, क्योंकि चुनाव कब हुए, 1952 में, और ये मुख्यमंत्री कब बने, 1951 में। तो मनोनीत के तौर पर पहले मुख्यमंत्री तो ये हो गए, दूसरे मुख्यमंत्री ये हुए, और ये हुए राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन, जय नारायण व्यास। जब ये मुख्यमंत्री थे तो इसी के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ, प्रथम आम चुनाव हुआ 1952 में। ठीक है भाई, प्रथम आम चुनाव हुआ 1952 में। हालांकि इस प्रथम आम चुनाव में इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा
और 2 सीटों से चुनाव लड़ने के बावजूद भी क्या कर गए, ये दोनों सीटें हार गए। आखिरकार जब हारने के बाद अगले मुख्यमंत्री चुनाव के बाद, प्रथम आम चुनाव कब हुआ, 1952 में। इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की दावेदारी रख रहे थे जयनारायण व्यास, लेकिन दोनों ही सीटें हार गए, इसलिए ये मुख्यमंत्री नहीं बने। फिर मुख्यमंत्री बने कौन, टीकाराम पालीवाल। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो देखो हमारे पास 3 मुख्यमंत्री मनोनीत हुए हैं, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हुए, टीकाराम पालीवाल। प्रथम आम चुनाव हुआ और आम चुनाव के बाद 3 मार्च 1952 को प्रथम मुख्यमंत्री की शपथ ली गई, किसके द्वारा, टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। और ये लंबे समय तक नहीं रहे, 1 नवंबर 1952 में ही, क्योंकि ये व्यक्ति चाहता था कि भाई मुझे CM बनना है, लेकिन सीट हार गया, लेकिन क्या करें ऐसी स्थिति में। तो इसने क्या किया, किशनगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है अजमेर वाली, वहां के MLA से इस्तीफा दिला दिया और वहां से बाई इलेक्शन लड़ा, उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव में जीत कर आए और फिर आगे करके फिर जीतने के बाद ये क्या बने, CM बने। देखो टीकाराम पालीवाल के बाद 1 नवंबर 1952 तक ये CM रहे। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, 1 नवंबर 1952 को ही मुख्यमंत्री बन गए कौन, जयनारायण व्यास। देखो जयनारायण व्यास जो है, टीकाराम पालीवाल ने इस्तीफा दिया तो इसके स्थान पर कौन मुख्यमंत्री बन गए, जयनारायण व्यास बन गए, क्योंकि अब ये जीत कर आ चुके हैं। किशनगढ़ से उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में जीतने के पश्चात क्या बने, मुख्यमंत्री बने। इन्होंने टीकाराम पालीवाल को बना दिया क्या, उप मुख्यमंत्री। तो देखो यहां एक क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन, वो है टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन, टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन, हीरालाल शास्त्री। अब देखो यहां निर्वाचित हुए जयनारायण व्यास और जयनारायण व्यास मनोनीत भी रह चुके हैं। तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रहे हों और निर्वाचित भी रहे हों, तो वो कौन है, जयनारायण व्यास हैं। चूंकि जयनारायण व्यास जोड़ तोड़ करके मुख्यमंत्री बने तो बहुत लंबी सरकार इनकी नहीं चली। 1954 में इनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आया और उसमें ये क्या हो गए, पराजित हो गए। मतलब इसके MLA ही इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आखिरकार इनको 1954 में क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि देखो पहला आम चुनाव तो 1952 में हुआ था, तो अगला चुनाव कब होना चाहिए था, 1957 में होना चाहिए था। लेकिन 57 से पहले ही देखो 52 में टीकाराम पालीवाल को चेंज कर दिया गया और 54 में जयनारायण व्यास को चेंज कर दिया गया। फिर मुख्यमंत्री बने कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1967 तक लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। उसके बाद बीच में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। देखो मैं बात कर रहा हूं, जब ये 1954 में मुख्यमंत्री बने तो उस समय इनकी आयु मात्र 38 वर्ष थी। तो राजस्थान में सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। पहली बात देखो, ये 3 बार तो कंटिन्यू रहे, बीच में फिर राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद फिर ये क्या बने, वापस मुख्यमंत्री बने। तो ओवरऑल कितने बार मुख्यमंत्री बने, 4 बार बने। तो सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है, वो है मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद सर्वाधिक लंबी अवधि तक लगभग 17.5 वर्ष तक कंटिन्यू राजस्थान के CM रहे, कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने अपने मंत्रिमंडल में कमला बेनीवाल को उपमंत्री का दर्जा दिया, उपमंत्री का पद दिया, इसलिए पहले प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला मंत्री थी, ठीक है भाई। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, देखो भाई 54 से 67 तक तो लगातार चुनाव होते रहे, लेकिन 67 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय बड़ी गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई, उस समय मोहनलाल सुखाड़िया सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब स्पष्ट बहुमत जब नहीं मिलता है, सरकार नहीं बनती है किसी भी पार्टी की, तो फिर वहां क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ इनके समय में, और कब से कब तक रहा, ये रहा 13 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल तक। 13 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल तक राष्ट्रपति शासन रहा और 26 अप्रैल को फिर इनकी सरकार बनी, और कब तक रही, 1971 तक। तो ओवरऑल कितने बार, 4 बार CM बने कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। और इस 4 बार के CM के कार्यकाल की अगर बात करें तो लगभग कितने वर्ष तक CM रहे, 17.5 वर्ष तक राजस्थान के CM रहे, ठीक है। पहली बार राष्ट्रपति शासन आपसे पूछा जाए किनके समय में लगा, मोहनलाल सुखाड़िया के समय में लगा। क्यों लगा, क्योंकि स्पष्ट बहुमत चुनावों में नहीं मिल पाया, और स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में भाई जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं था तो क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके बाद अगले जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ कौन बने, बरकतुल्लाह खां। बरकतुल्लाह खां 1971 में मुख्यमंत्री बने, और जब ये मुख्यमंत्री बने तो देखो एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री रहे। भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, बरकतुल्लाह खां थे। और पद पे रहते हुए ही बरकतुल्लाह खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब, 1973 में। देखो पद पे रहते हुए मुख्यमंत्री की मृत्यु, एकमात्र अल्पसंख्यक, और भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय 1971 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, बरकतुल्लाह खां थे। बरकतुल्लाह खां की मृत्यु के पश्चात फिर मुख्यमंत्री बने कौन, हरिदेव जोशी।
11/10/1973 को ये मुख्यमंत्री बने और कब तक रहे? 19 अप्रैल 1977 तक। देखो 26 जून 1975 को देश में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। और तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा, पहली बार तो किसके समय में लगा? मोहनलाल सुखाड़िया के समय में। दूसरी बार किनके समय में लगा? हरिदेव जोशी के समय में राष्ट्रीय आपात लगा। और राष्ट्रीय आपात के दौरान चूंकि इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी, तो पूरे देश में उनका विरोध होने लगा। उसके बाद राष्ट्रीय आपात के बाद 1977 में क्या हुए? आम चुनाव हुए और उन आम चुनावों में पहली बार कांग्रेस सरकार जो है उसकी क्या हुई? हार हुई। स्टेट में देखो अभी तक कांग्रेस की सरकार बनती आ रही कंटिन्यू, लेकिन यहां आकर के देखो 22 जून 1977 को जो चुनाव हुए, उन चुनावों के दौरान प्रथम बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने कौन? जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कौन? भैरव सिंह शेखावत। अब तक नहीं थे, क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी द्वारा एज तानाशाही रवैया अपनाया गया और ऐसी परिस्थिति में यहाँ क्या हुआ? सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने जनता पार्टी के कौन? भैरव सिंह शेखावत। लेकिन जब भैरव सिंह शेखावत बने तो उसी दौरान फिर क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी जो है वो पुनः केंद्र में आई और केंद्र में 1980 में देखो 1980 तक प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम बने और 1980 में वापस जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उसने वापस क्या कर दिया? इस भैरव सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। मतलब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में देखो पहली बार राष्ट्रपति शासन मोहनलाल सुखाड़िया के समय में लगा। कारण क्या था? अस्पष्ट बहुमत। दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लगा, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरदेव जोशी। तीसरी बार हम बात करते हैं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जो है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो भैरव सिंह शेखावत सरकार को इंदिरा गांधी के द्वारा क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त की स्थिति में क्या हुए? प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए। देखो 1977 से 80 तक ही सीएम रहे और मात्र लगभग हम कहें कि 3 वर्ष पश्चात ही सरकार को भंग कर दिया गया। फलस्वरूप क्या हुए? प्रथम मध्यावधि चुनाव। अभी तक सीएम जरूर बदले हैं लेकिन मध्यावधि चुनाव नहीं हुए हैं। पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, चाहे कितनी सीएम रहे हों, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसी स्थिति आ रही है कि विधानसभा का कार्यकाल मात्र लगभग 3 वर्ष का रहा है, 77 से 80 तक। मतलब 3 वर्ष में ही विधानसभा की क्या करनी पड़ी? चुनाव करने पड़े। इसलिए इसको बोल देते हैं प्रथम मध्यावधि चुनाव। देखो यहाँ राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगाया गया? 17/2/80 से लेकर के 5/6/80 तक लगाया गया। उसके बाद अगले 6/6/80 को 6 जून 1980 को जगन्नाथ पहाड़िया क्या बने? सीएम बने और प्रथम अनुसूचित जाति के सीएम, राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक सीएम बरकतुल्ला खां, प्रथम अनुसूचित जाति के सीएम कौन बने? जगन्नाथ पहाड़िया बने, ठीक है भाई। उसके बाद अगले सीएम बने कौन? शिवचरण माथुर। देखो शिवचरण माथुर के समय में क्या हुआ? शिवचरण माथुर जब सीएम थे तो इसके समय जब चुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा था, तो विधानसभा चुनाव के दौरान डी के एक निर्दलीय उम्मीदवार थे मान सिंह, इनकी क्या कर दी गई? गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसी परिस्थिति में चुनाव के दौरान ही इनको क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। 1985 ईस्वी में इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो ये शिवचरण माथुर हुए। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं, देखो अगले सीएम कौन है। हाँ देखिए, उसके बाद अगले जो मुख्यमंत्री बने शिवचरण माथुर के बाद, वो बने हीरालाल देवपुरा। देखो हीरालाल देवपुरा जो है वो 23/2/1985 को क्या बने? मुख्यमंत्री बने और 10 मार्च 1985 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है भाई। इस्तीफा दिया तो निश्चित रूप से सबसे कम अवधि तक, मात्र 16 दिन तक ये राजस्थान के सीएम रहे। तो पूछा जाए कि सबसे लंबी अवधि तक सीएम कौन रहे? मोहनलाल सुखाड़िया, लगभग 17.5 वर्ष। और सबसे कम अवधि तक सीएम कौन रहे? हीरालाल देवपुरा, मात्र 16 दिन, ठीक है भाई। उसके बाद फिर 1985 ईस्वी में हरिदेव जोशी राजस्थान के क्या बने? मुख्यमंत्री बने। हरदेव जोशी देखो एक बार पहले भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, किसके बाद? बरकतुल्ला खां के बाद। और दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ जो ली वो 1985 में ली। आप ध्यान करिए 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था जो 1962 में बंद कर दी गई थी मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा, वो संभागीय व्यवस्था 26 जनवरी 1987 को क्या हुई? पुनः प्रारंभ की गई। किसके द्वारा? हरिदेव जोशी के द्वारा। तो हरदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को क्या किया? दोबारा शुरू किया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले मुख्यमंत्री हुए शिवचरण माथुर। कब बने? 1988 में। 88 से 89 तक मुख्यमंत्री रहे। पहली बार मुख्यमंत्री जब शिवचरण माथुर थे तो इनके समय में चुनाव के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार मान सिंह की क्या कर दी? गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो उन्होंने उस समय क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो वो पहली बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल था। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने कब? 1988 से कब? 1989 तक ये मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद वापस फिर कौन? हरदेव जोशी मुख्यमंत्री बने 1989 में। और कब तक रहे? 90 तक रहे। तो देखो
3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कौन? हरिदेव जोशी। एक बार मैंने कहा कि बरकतुल्लाह खां के बाद हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार 1985 में बने और तीसरी बार कब? 1989 में। उसके बाद आगे हम बात करते हैं तो अगले मुख्यमंत्री आते हैं कौन? भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत जो है, एक बार मैंने पहले ही भी डिस्कस किया था, 1977 में 1977 ईस्वी में भैरों सिंह शेखावत पहले मुख्यमंत्री बने। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली। उसके बाद दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने कब? 1990 में। 1990 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और 1992 तक ही राजस्थान के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। तो दूसरी बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के तौर पर यहां भैरों सिंह शेखावत निकल के आए। लेकिन देखो 1992 में 1992 में बाबरी मस्जिद कांड हुआ था और बाबरी मस्जिद कांड की वजह से पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लगा। राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति शासन चौथी बार, राजस्थान में चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो किनके समय में लगा? भैरों सिंह शेखावत के समय में। हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में, ठीक है। तो भैरों सिंह शेखावत के समय में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। एक बार 1977 में लगा था और उसके बाद दूसरा मैं बात कर रहा हूं कब? भैरों सिंह शेखावत के समय में दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो 1992 में लगा, जब बाबरी मस्जिद कांड हुआ था। लेकिन इस कांड के पश्चात, राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के पश्चात फिर दोबारा सीएम कौन बने? भैरों सिंह शेखावत ही बने। तो भैरों सिंह शेखावत भी कितने बार मुख्यमंत्री रहे? 3 बार। पहली बार कब बने? 1977 में बने थे। दूसरी बार कब बने? 1990 में। तीसरी बार कब बने? 1993 में, जब राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ था उस समय, ठीक है। उसके बाद अगले मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। अशोक गहलोत कब बने? 1998 से 2003 तक ये मुख्यमंत्री रहे। अब तक कांग्रेस के द्वारा सर्वाधिक सीटें जीती गई, मतलब अब तक जीती गई अब तक कभी 200 सीटों में से 180 कभी 80 जीती जा रही है, कभी 112 जीती जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें 200 में से पहली बार जीती गई। कितनी? 153 सीटें। किसके द्वारा? अशोक गहलोत के द्वारा, ठीक है। आगे बात करता हूं, अगला मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। 2003 से 2008 तक ये मुख्यमंत्री रही। प्रथम महिला मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली और पहली बार बीजेपी को इनके समय में क्या मिला? स्पष्ट बहुमत मिला। अब तक बीजेपी सरकार तो बना रही है लेकिन निर्दलीयों के सहयोग से, गठजोड़ से बना रही है, लेकिन पहली बार स्पष्ट बहुमत जो मिला वो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में मिला। और श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री के तौर पर भी यहां निर्वाचित हुई, ठीक है। उसके बाद अगले सीएम बने हमारे श्री अशोक गहलोत। 2008 से 2013 तक अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे। तो दूसरी बार सीएम बने कौन? अशोक गहलोत। फिर वापस रिपीट हुई कौन? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। 2013 से 2018 तक श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया पुनः सीएम रही और दूसरी बार सीएम बनने का इनको अवसर मिला। और अब की बार सबसे ज्यादा बीजेपी की प्रचंड बहुमत यहां बीजेपी को मिला। 200 में से कितनी? 163 सीट। यहां देखो गहलोत को 153 मिली थी, यहाँ 163 सीट बीजेपी के द्वारा जीती गई। बहुत प्रचंड बहुमत इनको प्राप्त हुआ। उसके बाद 2018 में पुनः गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और गहलोत जो है क्या बने? सीएम बने। 15वीं विधानसभा के सीएम रहे। कौन? वर्तमान में हाल ही में गहलोत जो है, ये हमारी विधानसभा वर्तमान में जो चल रहा है सत्र 2018 से 2023 तक, ये कौन सी विधानसभा है? 15वीं विधानसभा है, जो हमने विधानसभा वाले चैप्टर में आपसे डिस्कस कर लिया था। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने श्री अशोक गहलोत। देखो 3 बार मुख्यमंत्री कौन कौन रह चुके हैं? सबसे पहले तो भैरों सिंह मोहनलाल सुखाड़िया, वो 4 बार रह चुके हैं। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं तो हरिदेव जोशी जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद भैरों सिंह शेखावत, ये भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद अशोक गहलोत जो है वो भी 3 बार मुख्यमंत्री। तो 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाली 4 व्यक्ति है हमारे पास, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, ठीक है। इसके बाद भैरों सिंह शेखावत और श्री अशोक गहलोत। हालांकि मोहनलाल सुखाड़िया तो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। देखो यहां डिप्टी सीएम बनाया गया किसको? सचिन पायलट को। तो सचिन पायलट जो है राजस्थान के 5वें डिप्टी सीएम बने। कौन से? 5वें। पहले डिप्टी सीएम कौन बनाए गए? आप ध्यान करिए, टीकाराम पालीवाल। जब जयराम व्यास मुख्यमंत्री बने थे तो टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री से क्या बना दिया गया? उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा मुख्यमंत्री वाला जो टॉपिक था वो यहाँ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री में कुछ सामान्य बातें, उसकी नियुक्तियां, उसके कार्य और अब तक रहे मुख्यमंत्री। देखो यहाँ 22वें निर्वाचित मुख्यमंत्री, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास अगर निर्वाचन के दृष्टिकोण से देखें, देखो हमने यहाँ कई मुख्यमंत्री व्यक्तित्व के तौर पर देखें कितने व्यक्ति अब तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो अब तक 13 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि आप ध्यान करिए, एक व्यक्ति 3-3, 4-4 बार भी मुख्यमंत्री बना है, तो व्यक्तित्व के तौर पर कुल कितने व्यक्ति अब तक मुख्यमंत्री बने हैं? 13। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग ओवरऑल देखा जाए निर्वाचन के दृष्टिकोण से, तो देखो निर्वाचन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, क्योंकि हमारे पास तो मनोनीत भी रहे हैं भाई, कुल व्यक्ति हमारे पास कितने हो गए? कुल अब तक 1949 से लेकर के अब तक कुल 25 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 25। 25 में से देखिए, ध्यान करिए, शुरू
शुरू के 3 कौन कौन? हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। ये 3 तो क्या रहे? मनोनीत रहे। तो निर्वाचित तो ओवरऑल हो चुके हैं हमारे पास 22, मनोनीत कितने हो गए हैं? 3। तो टोटल कितने हो गए हैं? 25 मुख्यमंत्री। व्यक्तित्व के तौर पर देखा जाए तो मात्र 13 व्यक्ति को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुख्यमंत्री पद का, क्योंकि एक व्यक्ति को कई बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा यहाँ क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।